जी जी जी, सिद्रा कुछ कहने लगी थी हम। मैम इस आपके सवाल का जवाब ही देने लगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक। अच्छा, मुझे बताएं, जो प्रीवियस लेक्चर हमने कल पढ़ा है इसका बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी का, उसमें किसी को कोई इशू हो किसी भी किस्म का, जी प्लीज टेल, देन वी विल स्टार्ट टुडे आवर सेकंड जो चैप्टर है दैट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस ना। इसमें बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हाल मार्क्स ऑफ बिजनेस रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। जो ऑलरेडी मैंने आपको स्लाइड्स दी हैं उसमें भी गिवन है, ठीक है, बट उसमें एग्जांपल्स के साथ नहीं थी, आपको समझाने के लिए एग्जांपल ज़रूरी थी। तो ये जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं सिकरान की, इनकी अपनी बनाई हुई स्लाइड्स हैं ये, इनके अपने अकाउंट से मैंने जो है वो डाउनलोड की हैं बिकॉज आई हैव द एक्सेस इन यूनिवर्सिटी। तो आपके साथ शेयर की हैं ताकि आप डेविएट ना हो फ्रॉम बुक ना। ठीक है, मैं बनाने बैठती हूँ बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे जो अच्छी लगती मैं ऐड करती हूँ। तो हम इसको 1-2 मिनट देखते हैं मैक्सिमम, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि 1-2 बच्चे जो और आना चाहे वो आ जाए। क्लास में एक मैसेज कर दें बॉयज़ में जो है और जो गर्ल्स में आ चुके हैं कि ना क्लास को ज्वाइन कर ले, अदरवाइज फिर मैं अलाउ नहीं करूँगी क्लास में। Only for 2 minutes. After 2 minutes we start inshallah. किसी को लास्ट लेक्चर में इशू हो तो वो डिस्कस कर सकता है जब तक बाकी आपके क्लास फेलोज नहीं आ जाते। एनी इशू किसी भी किस्म का। क्लियर है सबको? बेटा जी क्लियर है सबको? यस मिस। अच्छा, सिद्रा के अलावा क्लास में कोई बच्चा मौजूद नहीं है, सिर्फ आपने डिस्कनेक्ट किया क्लास को? प्रिया, हुजैफा, अनीका, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है या फिर आप लोगों को मसला ही नहीं है? मैम मसला ही नहीं है। समझ आ गई है सारी? यस मैम। अनीका बेटा आपको, अनीका बाबर, जी बेटा जी समझ आ रही है? एनी इशू? नो मैम। क्लियर है सब कुछ? जी मैम। ये तो बेटा जी मिड टर्म और फाइनल टर्म में पता चलेगा, तब आप लोग रो रहे होते हो कि सिलेबस ज्यादा हो गया। अच्छा चले अब हम स्टार्ट करते हैं। मिनिमम 5 बच्चे आ चुके हैं, बाकी फर्दर प्रोसीड करते रहेंगे और हाफ टाइमिंग के बाद जो आएगा उसको मैंने एंटर नहीं होने देना, ठीक है? टेक्स्ट बेशक ग्रुप में करते हैं दोनों, इधर से जैफा आप कर दें बॉयज में, उसी तरह इधर से गर्ल्स में आप कर दें, ठीक है? आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने स्टडी करना है, स्टार्टिंग हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिक्स के बारे में किया था कि व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च। उसके बाद हमने कुछ उनके एथिक्स के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह से रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी, कुछ नाउ हाउ आपको होगी होगी कि हमने इसमें करना क्या। आज जो हम उसको फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं कि कोई भी जो रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं, हमने एथिक्स की बात की थी तो हमने कहा था एक तो मेजर था फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर बुक, ठीक है, और फ्रॉम योर ऑथर जिसको भी रिकमेंड करें, फ्रॉम एचईसी पॉलिसी, फ्रॉम मेन कैंपस पॉलिसी ना, कि एक जो एथिक है बिजनेस रिसर्च का कि आपका वर्क विदाउट प्रेशराइज हो, ठीक है ना, प्लेजरिज्म फ्री हो, सबसे बड़ा एथिक्स। दूसरे जो एथिक्स हैं उसमें अगर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। ये स्लाइड्स पढ़ाने के बाद आपकी जो स्लाइड्स मैंने फर्स्ट क्लास में शेयर की थी वो ऑल चैप्टर्स की थी समराइज फॉर्म में, फिर उसकी तरफ भी मैं जाऊंगी, ठीक है? ये थोड़ी सी डिटेल के अंदर है स्लाइड्स ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल स्लाइड से मिल जाए विद एग्जांपल्स, ठीक है? बहुत आसान अल्फाज में लिखी हुई है। बाकी देखते हैं अब हम क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें से इस चैप्टर में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, किस सिनेरियो में पूछेंगे, किस प्रोस्पेक्टिव में पूछेंगे, वो कुछ ये 5 सवाल हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि हाल मार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, के साइंटिफिक रिसर्च को
रिकॉग्नाइज किस तरह से मिली, रिकॉग्निशन किस तरह से मिली, ठीक है, क्या उसके पीछे फैक्टर्स है जिसकी बिना पे हम कहते हैं ये जो रिसर्च है ये साइंटिफिकली टेस्टेड रिसर्च है। तो वो हम हॉलमार्क्स जो हैं आज वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने देखना है कि लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द मैनेजमेंट, ठीक है, कौन कौन सी लिमिटेशन है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, उन लिमिट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि जो लिमिटेशन है ये बाकी हमारी रिसर्च पे इफेक्ट कर रही है या नहीं। फिर हम बिल्डिंग ब्लॉक बनाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है अपनी जो रिसर्च है उसको सपोर्ट देने के लिए जस्टिफाई करेंगे। जैसे आप डेली रूटीन में कोई बात करते हैं, गलती भी होते हैं, अगर दो क्लास वालों से आप डिबेट कर रहे हो, किसी भी बात पे आपकी बहस हो जाती है, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी बात को सही साबित करे, वो जस्टिफाई कर रहा होता है। तो यही काम रिसर्च में करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पूरी क्लास कह रही है यस ऐसे ही है, एक बच्चा उठ के कहता नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने नहीं को जस्टिफाई करेगा, बाकी पूरी क्लास यस को जस्टिफाई करेगी। तो कुछ ना कुछ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग उसके पीछे काम, वो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, कंफ्यूज नहीं होना। हम जब फोर्थ आपकी आफ्टर ई जो क्लासेस होंगे उसमें पढ़ेंगे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग है क्या, मेथड कौन से हैं। फिलहाल जो आज हमारा फोकस होगा वो हॉलमार्क्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च पे होगा, ठीक है। पर्पस इसका बेसिकली यही है कि ग्राउंडिंग सेट करना, ठीक है, जस्टिफिकेशन देना अपनी बात को सपोर्ट करते हुए। उसके बाद हमने 7 स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं डिडक्टिव मेथड में, उसको डिस्कस करना है। और कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च मैम है। हाँ हाँ, हमने ना मतलब कि मेडिकल का मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें हमने डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह पढ़ा हुआ है, ये सारा वही है। रिसर्च वर्क मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, ये वो सब्जेक्ट है, कोई बच्चा किसी भी फील्ड से लिंक कर रहा हो उसको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब मुझे बताएं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या फर्क है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा आइडिया तो आपको होना चाहिए ना। मैम हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इफ और देन का। जी जी बताएं, क्या था वो कॉन्सेप्ट। जी सिद्रा। मैम डिडक्टिव रीजनिंग में हमने एक हाइपोथेसिस ली थी, स्टेटमेंट ली थी, उसके ऊपर हमने डिडक्टिव एनालिसिस किया था इफ और देन के वर्ड के साथ। इफ ये होगा तो देन इसका सोल्यूशन ये होगा, डिडक्टिव और इनडिडक्टिव में। उसके हाइपोथेसिस किए थे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसकी हुई थी, फाइनलाइजेशन समराइजेशन वगैरह सारा कुछ हुआ था उसका। अच्छा, इसमें ना 2 तरह की चीजें होती है, अगर आपने डिस्कस कर लिया, मैं थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कर लूं। एक टाइम हम हाइपोथेसिस में बनाते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग में नहीं बनाते। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग 2 तरह की रीजनिंग होती है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप बैठे हैं क्लास में, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, आप कह रहे हैं ये मसला है क्लास में, इसको ठीक होना चाहिए। आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट बना दी, ठीक है, कुछ लिटरेचर पढ़ा होगा, कुछ पिछले प्रीवियस लोगों ने इसके बारे में स्टडी की होगी, आपने गूगल सर्च किया, आपको कुछ जस्टिफिकेशन मिल गई उसकी, आपने एक स्टेटमेंट बना दी। आपने कहा कि क्लास में अगर क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा ना तो क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। मतलब क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा किसको, क्लास की परफॉर्मेंस को। पॉजिटिव का वर्ड है कि वो अगर क्लास की इन्वायरमेंट अच्छा है तो क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। एक स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस की टर्म, हाइपोथेसिस जब भी हम टेस्ट करते हैं तो हम पॉजिटिव या नेगेटिव का वर्ड लाजमी यूज करते हैं, क्योंकि हमने उसकी रीजनिंग देनी होती है। एक बना ली स्टेटमेंट आपने, अब उस स्टेटमेंट को जब आप जस्टिफाई बाद में कर रहे हैं ना थेरीज के जरिए से, थेरीज इसमें बेसिकली थेरी का इंटरलिंक होता है कि स्टार्टिंग में किसी पर्सन ने कोई भी थेरी जो इन्वेंट की ना उसकी कुछ असम्पशंस होती हैं। तो हम बेसिकली इन्हीं जो भी हम रिसर्च करते हैं फिर हम पढ़ते हैं कि कौन सी थेरी मेरी इस बात को, जो क्लास परफॉर्मेंस को जो है ना वो सपोर्ट करती है। फिर हमने वो थेरी के साथ उसको जस्टिफिकेशन दी। हमने कहा वो जो थेरी थी, जैसे हम रेफरेंस देते हैं, हम कहते हैं किसी का बेटा जो है बड़ा लाइक है, और हम कहते हैं इस वजह से लायक है, इसके फादर ही बड़े लायक थे, इसके बड़े भाई बड़े लायक थे, इसके दादा भी बड़े लायक थे, इनकी फैमिली मेंबर ही पूरे मतलब हम उनकी प्रीवियस जो फैमिली बैकग्राउंड होते हैं उनको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है ना, लिंक देते हैं उनके साथ कि वो अगर ऐसे हैं तो ये भी ऐसे ही हैं। रिसर्च में भी ऐसे ही होता है। परफॉर्मेंस की बात की तो वो जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे कौन से थ्योरी के पीछे इसको सपोर्ट किया हुआ, उसको सपोर्ट के लिए जब आप थ्योरी के जरिए से लिंक करते हैं ना, हाइपोथेसिस पहले बनाते हैं बाद में थ्योरी से सपोर्ट करते हैं, वो होती है डिडक्टिव। और इंडक्टिव में क्या होता है कि आपने पहले थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के डेप्थ में गए और उसमें से आपने कहा कि ये अजम्पशंस टेस्ट हुई हुई हैं, ये एक अजम्पशन है, ये मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए, इन्होंने टेस्ट नहीं की हुई। आप उस बेस पे फिर आप क्या करते हैं, थ्योरी के बेस पे आप आगे हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर इसको टेस्ट करते हैं। एक होता है पहले एक आइडिया बना के उसको थ्योरी के साथ इंटरलिंक करना, और एक होता है थ्योरी का जो है ना वो थ्योरी के थ्रू आप थ्योरीज को पढ़ने के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक असम्पशन, एक आइडिया निकालते हैं। तो ये 2 तरह की रीजनिंग होती है।
इफ और देन का कंसेप्ट होता है कि अगर अगर जो रिजल्ट जो है, आपने कहा कि जो क्लास की परफॉर्मेंस है उसके जो है वो क्लास की परफॉर्मेंस तब अच्छी होगी कि अगर क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा होगा। क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा है तो क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब जब रिजल्ट निकले तो अगर रिजल्ट जो आपने न्यूमेरिकली डाटा के जरिए से आपने कंक्लूड किए होंगे एनालिसिस वगैरह लगाने के बाद, आपके कोफिशिएंट की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, नेगेटिव नहीं आती, तो आप कहेंगे आपने जो दो तरह के हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा आपका हाइपोथेसिस, आप कहेंगे हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो एक्सेप्ट होता है वो नल हाइपोथेसिस होता है। अगर वो आपका कहें कि आप नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है कोफिशिएंट की, आप कहते हैं भी हम लोग अपने हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा जो नल हाइपोथेसिस था कि क्लास इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो फर्म परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ये नल हाइपोथेसिस था। ये अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे हमारे इसको सपोर्ट करा, तो हम कहेंगे हमारा जो हाइपोथेसिस है, हमारी जो असम्पशन है वो एक्सेप्टेड है, और अल्टरनेट क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड है। इफ अगर ये रिजेक्ट हो जाए तो फिर ये एक्सेप्ट होगी। इफ और देन वो ना एक कंडीशन लगाई जाती है, अभी उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, पढ़ा है आपने, चीज वही है। मैंने फर्स्ट डे क्लास में कहा था किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा है, उसको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है और ये सेम होता है। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, आपकी जो एग्जांपल्स होंगी, जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव में होंगी, उनकी इसमें होगी बायोटेक की प्रोस्पेक्टिव में हो जाएंगी, इंजीनियरिंग वालों की इंजीनियरिंग की प्रोस्पेक्टिव में हो जाएंगी। बेसिक सबकी सेम होगी, ग्राउंडिंग सबकी सेम सेट होगी। ठीक है, अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन चलो अब आपने पूछ लिया तो क्लियर कर दिया। नेक्स्ट जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, फिर आपके जहन में जो जो क्वेश्चंस होगा ना पूछते जाइएगा। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है मैं आसान से आसान अल्फाज में आपको लेके जाऊं। बाकी जहां पे आपको लगे मैं तेज बोल रही हूँ, जहां पे लगे कि थोड़ा हाई लेवल का बोल रही हूँ, क्योंकि ये वो रिसर्च है कि जो आपको अभी करवा रही है इनिशियल स्टेज पे, और हम लोग एक दिन में एक रिसर्च पेपर लिख लेते हैं। ठीक है, गैप को आइडेंटिफाई करते हुए। तो अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ हार्ड मार्क्स हैं जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पी क्या है, आर टी आर ये क्या है, क्या किस तरह से इसको डील करेंगे। ये सात डबल लाइंस में क्यों लिखे हुए हैं, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे जी क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में स्लाइड्स आपको दिखाने जा रही हूँ ना, वहाँ पे इनको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ इंटरलिंक करके मैं आपको बताऊंगी क्यों उन्होंने इंटरलिंक किया हुआ साथ साथ। बेसिकली दिस इज द 8 हॉलमार्क्स। ठीक है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में होनी चाहिए, इसके बगैर अगर हम कहें कि कोई एक भी मिसिंग है तो वो साइंटिफिक रिसर्च है, कहना इम्पॉसिबल है। तो जब भी आप कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे या भी आप अपना एक प्रोजेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, पेपर को रीडिंग करना मैं आपको बताऊंगी पेपर रीड आउट कैसे करते हैं, तो तब आपने देखना है कि उस पेपर में ये 8 चीजें हैं। ठीक है, और 8 की 8 आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, फर्स्ट देखें पर्पस, उसका पर्पजेसिवनेस से निकला है पर्पस। ठीक है, कि आपकी रिसर्च जो है उसका पर्पस क्या है। क्या आपने वो रिसर्च कर दी है जो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही, अगर उसकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो आप रिसर्च करने का फायदा क्या, कुछ फायदा नहीं है। इसके साथ इसने लिंक किया हुआ जनरलाइजेबिलिटी को, पी और जी को। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन वन बाय वन करती हूँ। अभी यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा इंटरव्यू कर दूँ। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि जो पर्पस आपका है, जो आपने खास आपका रिसर्च का एम है, क्या वो जनरलाइजेबल है। ये तो नहीं कि वो एक फैक्ट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है बाकी किसी भी फैक्ट्री पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो वो तो फिर जो आपकी रिसर्च है वो एक फैक्ट्री की गिरती घूमती रहेगी। ओवरऑल तो जनरल कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च आपकी ऐसी हो जैसे हमने बेसिक्स ऑफ लाइट में पढ़ा था, इनिशियल आइडिया जो आप देते हैं, ये जो आप करते हैं वो बेसिक रिसर्च में करते हैं। जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो इम्प्लीमेंट वो इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए। वो कोई भी पर्सन गूगल से सर्च करे, उसकी प्रॉब्लम आ रही है वो उसको एड्रेस करे, और जब स्टडी करे तो कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। वो कोड करता है इसको, जितनी कोडिंग होती है उतनी साइटेशन बढ़ती है आपकी। साइटेशन मतलब जितने लोगों ने आपको साइट किया है अपने पेपर के अंदर, रेफर किया आपको अपने पेपर के अंदर, आपकी स्टडी उनको अच्छी लगी है। ठीक है, एक तो वो जनरलाइजेबल होनी चाहिए, ओवरऑल इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, स्पेसिफिकली एक खास काम के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट की बात होगी, टेस्टेबिलिटी की बात होगी, रेप्लिकेबिलिटी की बात होगी। अब ये नाम आप खुद इंटरलिंक करेंगे, रिजल्ट है तो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, खास किस्म का पर्पस उसका होना चाहिए। टेस्टेबिलिटी है तो फिर आपके पास इसमें प्रिसाइजनेस एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर अगेन रिजल्ट है तो फिर प्रिसाइजनेस होना चाहिए। प्रिसाइज है तो फिर हम लोग कहेंगे परसुमेनी भी होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है तो रिजल्ट भी होना चाहिए। इस तरह से हमने इन वर्ड्स को आपस में, ऑब्जेक्टिव है तो रेप्लिकेबिलिटी सॉरी होनी चाहिए। ये जो वर्ड है ये हम आगे आगे पढ़ते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी आपको सिर्फ लिंक होना चाहिए कि अगर ये चीज है तो वो भी होनी चाहिए इसके साथ। ठीक है, इस स्लाइड्स को मूव करूँ मैं आगे।
आ जाओ नेक्स्ट पे। जी बेटा जी, कर दूं? जी मैम कर दे। ओके अच्छा, पहली जो स्लाइड्स है वो है पर्पस, ठीक है। अब इसका पर्पस सबसे पहले आपने बताना है, आपकी जो रिसर्च पर्पस है वो क्या है, ठीक है। व्हाई यू आर कंडक्टिंग दिस स्टडी, व्हाई यू आर इंटरेस्टेड दिस रिसर्च। आपको पहले तो उसकी जस्टिफिकेशन पता होना कि आपका पर्पस क्या है, कि आप क्यों कर रहे हैं ये स्टडी। क्या पहले लोगों ने नहीं की, आप पहले बंदे हैं ये कर रहे हैं स्टडी, तो अगर पहले बंदे हैं तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में। खास मकसद बताना है इसको करने का, ठीक है। हो सकता है हम जब जहाँ से हमारी सोच शुरू होती है इंटरनेशनल लेवल पे, अमेरिकन या डेवलप जो कंट्रीज है वो उससे कहीं स्टेप आगे निकल चुके होते हैं। जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं, अपनी सोच को उस लेवल तक लेके जाते हैं कि हम इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो जब हम लिटरेचर पढ़ना शुरू करते हैं, गूगल पे जाकर रिसर्च करते हैं कि इस पे पहले कितना वर्क हुआ, तो हम देख के हैरान हो जाता है, टू मच वर्क ऑलरेडी डन। बट कोई बात नहीं, जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट किया कि इसमें मुझे काम करना है, तो जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो गैप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा था, किसी के पीछे पड़ जाए, अच्छाई है तो वो सामने आएगी, बुराई की फॉर्म में जाएंगे तो उसकी बुराई सामने आ जाएगी, ठीक है। किसी चीज या किसी टर्म के पीछे पढ़ने की देर होती है, निकल आता है कुछ ना कुछ उसमें से। सबसे पहले पर्पस क्या है रिसर्च का वो बताना है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई, अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं इस रिसर्च के अकॉर्डिंग, जो एक एग्जाम्पल दी है कि पर्पस है कि एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, इस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूँ। या आपने एक रिसर्च की है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की कमिटमेंट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, एक आपने प्रॉब्लम पकड़ ली। अच्छा, एम्प्लॉयज की आपने फिर लिटरेचर पढ़ा, बैकग्राउंड पढ़ा, तो आपको पता चला कुछ लोगों ने कहा भी टर्नओवर कम हो जाए, रेशो, ठीक है। एब्सेंटिज्म, टर्नओवर एब्सेंटिज्म की फॉर्म में ही आती है। अगर वो कम हो जाए तो फर्म की परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब फर्म का परफॉर्मेंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये शो करेगा कि एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड है, ठीक है। ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप, आपने पर्पस की कि मेरा पर्पस ये है और मैं किस बेस पे ये मैंने पर्पस बनाया, मेरे मुताबिक ये चीजें हैं, और अगर ये चीजें होंगी, ये 3 चीजें, तो एम्प्लॉइज की जो कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहला जो फोकस करना है कि आपका रिसर्च एम क्या है, आपने क्या गैप आइडेंटिफाई किया, किस पे काम करना चाहते हैं, आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। पर्पसेसिवनेस में, ये पर्पस में किसी को कोई इश्यू है तो मुझे बताएं, नहीं तो मैं नेक्स्ट मूव करूँ। एनीवन? नो मिस, कोई इशू नहीं है। आगे हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की। अच्छा, इसमें हमने क्या प्रोवाइड करना होता है, रिजल्ट का मतलब होता है कि थ्योरेटिकल बेस प्रोवाइड करनी है, जस्टिफिकेशन देनी है, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात की थी ना हमने। अब यहाँ पे इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात नहीं करनी है आपने, आपने जनरल एक थ्योरेटिकल बेस देनी है कि ये स्टडी हुई है, ये ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के साथ लिंक करके इन वेरिएबल को तो स्टडी किया गया है, इन वेरिएबल्स को भी स्टडी किया गया, लेकिन स्टिल ये जो वेरिएबल है इनको भी टच नहीं किया गया। मेरे अकॉर्डिंग इनको टच करना चाहिए, इन पे स्टडी होनी चाहिए। या मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा, उसने कहा कि ये फैक्टर इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन फ्यूचर डायरेक्शन में हमें पेपर के ना लास्ट पे एक इम्प्लीकेशंस और फ्यूचर डायरेक्शंस होती है कंक्लूजन के बाद ना। तो हर मोस्टली जो रिसर्चर है, जो अच्छी रिसर्च होती है ना, जो अच्छा रिसर्च आर्टिकल होता है, वो रिकमेंड करते हैं कि मैंने ये फैक्टर्स के थ्रू तो इसको टेस्ट कर लिया और इन कंट्रीज में, अब आप जो है इसको अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग भी टेस्ट कर सकते हैं इन्हीं वेरिएबल्स के साथ। सेकंड क्या है कि आप ये एक्स्ट्रा 2-3 वेरिएबल्स हैं, इनको भी एड्रेस करके इस पर स्टडी कर सकते हैं। तो उन्होंने तो 2-3 वेरिएबल्स पे किया, बाकी वेरिएबल्स पे आप करेंगे, फिर देखेंगे कि पहले 3 वेरिएबल्स या 5 वेरिएबल्स को कंबाइन करके देखा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया, ठीक है। तो हम 5 उन चीजों को भी मजीद ऐड करते हैं। एक तो आपने गुड थ्योरेटिकल बेस बनानी होती है, और एक डिजाइन बनाना होता है कि आपने किस तरह से अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, और इस तरह से करना है कि वो जो पर्पस है ना वो भी मीट हो, जो ऊपर आपने पर्पस बनाया, ठीक है। वो जो डिजाइन है वो बहुत ध्यान से, केयरफुलनेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ डन करना है, कंप्लीट करना है, ताकि उसमें अगर उसकी रेपिटेशन भी बार बार की जाए ना उस रिसर्च की, तो वो रिजल्ट ही जाए, उसमें कुछ चेंजिंग ना है, ठीक है। उसका डिजाइन जैसा है एज इट इज वैसा रहे। एग्जाम्पल मैं अगर इसकी दूं, एक मैनेजर जो है वो अगर पूछता है कि 10 to 12 एम्प्लॉयज जो हैं, क्या वो जो कमिटमेंट है इसकी फर्म की, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि आपकी क्लास में अगर तो ये जो स्टूडेंट है आपके 22 हैं, 22 में से ओनली 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर क्या होगा, यस या नो? यस।
ओवरऑल सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें जी, यस या नो? यस यस मैम बॉयज किधर गए? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, कर सकते हैं। आपकी क्लास में सिर्फ इंशाल्लाह। हाशिम, अब्दुल्ला और ये तीसरा हसीब, मैं कह रही हूँ 3 बॉयज हैं। बॉयज की बात की है ना, गर्ल्स माइंड मत करें। 3 बॉयज हैं और 3 बॉयज अगर मैं कहूँ कि इनका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो इनके रिजल्ट अच्छा आने से पूरी क्लास का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। नो पॉसिबल? Yes, No, ma'am. ma'am. मेरी क्वेश्चन को मैम हम समझे ना, पेपर्स में आपस में कोऑपरेट कर लेंगे ना तो जितना मर्जी कर लें बेटा जी, जितना मर्जी कर ये लें। क्लास मैम सबका ही टॉपर इकट्ठा का ही अच्छा होगा तो बाकी लोगों का भी अच्छा ही होगा। मैं कह रही हूँ कि 3 बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, टॉपिक अच्छा है या नहीं, ठीक है ना, 3 बच्चों का रिजल्ट अच्छा है और बाकी बच्चे जो है ना वो मतलब उनको वो उस टॉपिक पे ग्रिप नहीं थी, इन 3 को थी, या इन्होंने कोऑर्डिनेशन से कर लिया जो भी था। इन तीनों का रिजल्ट जो है ओवरऑल बड़ा अच्छा आया और हम ये कहेंगे अगर इन 3 बच्चों को पेपर चेक करने से रिजल्ट अच्छा है तो बाकियों का भी ऑब्वियसली अच्छा आया होगा बगैर पेपर चेक किए, जबकि बाकियों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, उनको क्वेश्चन की समझ नहीं आई। ठीक है, तो एक अज्यूम कर लेना कि एक बच्चा अगर ऐसा है तो दूसरे भी ऐसे ही होंगे, एक इंटेलिजेंट है तो सारे इंटेलिजेंट होंगे। इज इट पॉसिबल? नहीं। ठीक है, इसी तरह से मिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। हाँ जी, होता तो नहीं है, लेकिन आप इस इंस्टीट्यूशन में कंसीडर कर लें कि एक बच्चे ने अगर पेपर 30 मार्क्स का किया है तो बाकी का भी 30 का ही होगा। आप रियलिटी को फेस करें, आप अपनी नकलों को फेस ना करें जो आप करते हैं क्लास में, उस चीज को ना करें, आप रियलिटी वाली साइड पे हैं कि माइंड सबका इक्वल नहीं होता। ठीक है, हर एक की सोचने की समझने की सलाहियत, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट होती है। अब ये कहना कि एक फर्म के अंदर कोई 4000 5000 वर्कर काम करता है और 10 या 12 एम्प्लॉयज जो हैं हम कहीं कमिटमेंट शो कर दें तो फर्म की जो परफॉर्मेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। वो जो बाकी 4 से 5000 है मेजोरिटी में तो वो है, इनकी कमिटमेंट से तो फर्क ही नहीं पड़ना। ठीक है, एक स्टेटमेंट बना दिया, अब इसको थ्योरेटिकली बताना है कि ये एक्यूरेट है, ये बात कहना एक्यूरेट है। ठीक है, हम एक पर्पस आपने बता दिया, आपने कहा ये चीज हम मैयर करना चाहते हैं, मैयर करने के लिए आप पैरामीटर कौन सा यूज करें, तो जो आपका पर्पस होना चाहिए उसकी जो मेथोडोलॉजी जो डिजाइन बनाया आपने, डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, किसकी बेस पे आपने जस्टिफिकेशन देनी है, वो भी एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि आप हवा में फायरिंग कर रहे हो, बात कुछ और कर रहे हो और निकल कुछ और रहा हो। ठीक है, इस तरह से ना हो। मैम ये जो आपने मेथड का बताया है कि मेथड मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? मेथड का मतलब है मेथोडोलॉजिकल डिजाइन, डिजाइन का मतलब है डिजाइन में बहुत सी चीजें शामिल होती हैं कि आपने सबसे पहले पर्पस को मुझे बता दिया कि आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, बताने के बाद क्या आपने जिस फर्म का आप पर्पस बता रहे हैं कि इसकी फर्म परफॉर्मेंस हमने मेजर करनी है, उस फर्म के एम्प्लॉय से आप डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, किसी और फर्म से कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कंक्लूड करके आप कह रहे हैं भी इस फर्म का भी ऐसे ही होगा, पर्पस इस फर्म का है उस फर्म में क्यों कर रहे हैं। दूसरा, आपने मेथड कौन सा यूज किया, आपने डाटा जो कलेक्ट किया वो बाय इंटरव्यू किया, बाय क्वेश्चनर किया, या कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में से डाटा लेके कर लिया। डिजाइन क्या बनाया आपने, आपके माइंड में क्या डिजाइन था कि मैं ये जो होता है ना कि मेरी एक प्रॉब्लम है, ये मैं एड्रेस करूंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा, ये करूंगी। एक माइंड में एक डिजाइन होता है ना, कपड़े आपको लेके आते हैं, या बॉयज में कोई इस तरह से कोई चीज ऐसी लेके आते हैं, तो वो आप जब लाते हैं तो लाने के बाद आपके माइंड में एक चीज आती है ना कि इसका मैं डिजाइनिंग इस तरह से करूंगी, ये इस तरह से करूंगा। ठीक है, तो फौरन से जब एक चीज आपके माइंड में क्लिक करती है, एक चीज को आपने पकड़ लिया, उसके बाद अगला स्टेप होता है कि इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, इसको फर्दर प्रोसीड किस तरह से करना है। तो मेथड क्या होगा आपको इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए। अब वन बाय वन से जब अगली नेक्स्ट हॉलमार्क्स पे आएंगे ना तो वो इंटरकनेक्ट होता जाएगा साथ साथ, और फिर आप चलते जाएंगे जी फर्स्ट स्टेप में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में ये करना है। रिजल्ट में सिर्फ ये है कि एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो आपकी बात में वजन होना चाहिए, ये ना हो कि आप बात करें लेफ्ट साइड की जाए या राइट साइड पर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिजाइन आपका सेट होना चाहिए। समझ आइए मेरी बात की, इतना क्लियर है? यस मिस। इसको जितनी दफा भी टेस्ट कर लेना, जितनी दफा भी टेस्ट कर लें, इसका रिजल्ट सेम आए। और साइंटिफिक रिसर्च कहती है ये कि एक्सपेरिमेंट लैब में जैसे हम लोग करते हैं, एक दफा भी करो तो वही है, दूसरी दफा भी करो तो वही, तीसरी दफा भी करो तो वही है, फिर उसको जब टेस्ट करें एक किसी पेशेंट्स पे तो वही रिजल्ट आए, सेकंड पेशेंट्स पे भी करें तो वही रिजल्ट आए। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी, कंसिस्टेंसी का मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, रिलायबिलिटी का वर्ड यूज कर रही हूँ, तो मेरे वर्ड पे फोकस करिएगा। जितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी आपकी एक्सपेरिमेंट में होगी, उतनी ही ज्यादा आपकी ऑथेंटिक मानी जाएगी रिसर्च।
कि जितनी दफा बंदा कोई मर्जी आके रिपीट कर ले यही रिजल्ट मिलने हैं आपको, तो वो आपके ऑथेंटिक रिजल्ट। ये नहीं एक ने किया कुछ और आया, दूसरे ने किया कुछ और आया, तीसरे ने किया कुछ और आया, तो ऑथेंटिसिटी रिलायबिलिटी नहीं रहती उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, क्लियर होगा ये। अब हम इसकी जरा जो बात हम कर रहे थे, अब इसी को जरा यूजर को आगे किया हुआ बेस ऑन अ फ्यू एम्प्लॉइज, अब वो वही बात कर रहे हैं जो मैंने किया। ओपिनियन दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन, वो 4-5 हजार एम्प्लॉइज को शो नहीं कर सकते वो 10-12 घंटे, ठीक है ना। तो हमें या तो रैंडम सिलेक्शन करनी चाहिए विलिंगनेस के साथ, नहीं आप 5000 में से हो सकता है 2000 भी कर ले। हर डिपार्टमेंट में गए, हर डिपार्टमेंट को टारगेट किया जी हमने 500, 4 डिपार्टमेंट है, चारों डिपार्टमेंट के 500% चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने 500 रैंडमली चूज किए, उनकी विलिंगनेस के साथ नहीं किए। अब रैंडमनेस में वो भी आएंगे जो कमिटेड है, रैंडमनेस में वो भी आएंगे जो नॉन कमिटेड है, दोनों को जब एनालिसिस रन करेंगे तो फिर भी हम कहेंगे बाइसनेस कम है इसके अंदर। अगर मैं क्लास में आऊँ, परफॉर्मेंस को मेजर करना है, मैं सिर्फ 3 स्टूडेंट जो मुझे पता है ये परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, मैं इनको मेजर कर लूँ, और बाकी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो मैं कहूँ इनको मैंने मेजर नहीं करना, उनकी बेस में मैं कहूँ भाई ये क्लास का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, गलत बात। या तो मैं रैंडम सिलेक्शन करूँ आगे, मुझे ना पता हो बाहर से किसी टीचर्स को बुलाऊँ, मैं कहूँ रैंडमली किसी 3 स्टूडेंट्स को उठाएं और उनके ऊपर ये एनालिसिस करें और फिर बताएं कि फर्म की क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है। फिर भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जनरलाइजेबिलिटी हो सकती है, हम ओवरऑल कह सकते हैं क्लास जो है परफॉर्मेंस अच्छी है, ये बुरी है, बाइसनेस नहीं होगी उसके अंदर। लेकिन हम लोग खुद अगर टीचर आगे करें या खुद वो 10 से 12 जो कमिटेड एम्प्लॉइज है उनकी लेके एनालिसिस करते हैं तो उसमें बाइसनेस आ जाती है। तो रिसर्च में कभी भी बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्लियर है, कोई मसला? यस मैम। ओके उसके बाद थ्योरेटिकल बेस आपने प्रोवाइड करनी है मेथोडोलॉजी के जरिए से, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा आपने वही देखना है कि आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है। मिनिमम डिग्री ऑफ बाइसनेस, बाइसनेस की मैंने आपसे बात कर दी है। और सूटेबल एनालिसिस होना चाहिए फॉर डाटा गैदरिंग, एक डाटा को आपने इकट्ठा किस सोर्स से करना है, इंटरव्यू के जरिए से, स्कैनरी डाटा से, थ्रू क्वेश्चनर्स करना है, थ्रू सर्वे करना है, थ्रू ऑब्जर्वेशंस करना है, सो एंड सो टेक्निक्स हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। थर्ड वन है टेस्टेबिलिटी, बहुत सी चीजें हमने रिजल्ट में इसको क्लियर कर लिया हुआ है। आपने एक हाइपोथेसिस बना दिया यही वाला क्लास में, जैसे मैंने कहा कि क्लास का एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है किसको, क्लास की परफॉर्मेंस को, एक स्टेटमेंट हमने बना दी। अच्छा अब यही चीज अब मैंने आपकी बीबीए सेकंड पे अप्लाई की, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा तो परफॉर्मेंस अच्छी आई, यही फोर्थ पे की सेम रिजल्ट, 6 पे की सेम रिजल्ट, 8 पे की सेम रिजल्ट। इट मींस इस हाइपोथेसिस को, ऐसे टेस्टिंग, ऐसी स्टेटमेंट को जितनी दफा मर्जी टेस्ट कर लेना वो ठीक नहीं है। क्लास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो हम कह देंगे रिजल्ट नेगेटिव आया तो हम कहेंगे इट मींस कि जो हमारा जो अजम्पशंस थी, जो हमारी हाइपोथेसिस था जो हमने बनाया था वो रिजेक्ट हो गया। इट मींस के क्लास का एनवायरनमेंट जो था वो अच्छा नहीं था, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, इस वजह से क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। ठीक है, तो टेस्टेबिलिटी का मतलब है जितनी दफा भी उसको टेस्ट किया जाए उसके रिजल्ट वैलिड है, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो आपकी 100 टाइम्स रिपीट करें, 1 टाइम रिपीट करें, डिपेंड। ठीक है, नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो। अब ये है कि रैंडम सिलेक्शन मैनेजर रिसर्चर डेवलप सर्टेन हाइपोथेसिस, खास किस्म के हाइपोथेसिस जो है बना लिए बिल्टअप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ऑन हाउ मैनेजर एम्प्लॉइज कमिटेड कैन बी इनहांस। अब एक और यहाँ पे जो आपके एग्जांपल के मुताबिक कि किस तरह से मैनेजर जो है एम्प्लॉइज की कमिटमेंट को बढ़ा सकता है, then these can be tested by applying certain statistical test on the data collection for the purpose। अब उसके लिए उसने ना एक हाइपोथेसिस बना लिया, एक assumption बना ली कि वो किस तरह से कर सकता है। अब उसने उसके लिए रिसर्च डिजाइन, मेथोडोलॉजिकल डिजाइन, रिजल्ट की स्ट्रेटजीज को यूज करना शुरू कर दिया। If the scientific analysis of the data support the hypothesis, it is accepted as a fact or as truth। उसके बाद जो सेकंड हमने पढ़ा कि वो ट्रू है या नहीं, रिजल्ट की ही बात आगे फर्दर को कर रहा है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बात की कि रिसर्चर माय hypothesize that those employees who perceive greater opportunity for the participant in decision making would have a higher level of commitment। फिर उसने कहा कि ये सब कुछ तो कर लिया, फिर उसने इस स्टेटमेंट के बदले एनालिसिस किया, सारा कुछ रिजल्ट कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद उसने कहा कमिटमेंट तो है, कमिटेड तो होता है एम्प्लॉइज, कमिटमेंट इंक्रीज भी हो जाती है, लेकिन उन एम्प्लॉइज की ज्यादा होती है कि जिनको, जैसे आपकी अगर घर में आप हैं और घर में कोई बात ऐसी हो जाए और आपको उसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन ना हो, ठीक है, तो आप इतने हाई कमिटेड नहीं होते अपने उनके साथ, उस बात के साथ। आप कहते हैं ठीक है जब हमारा इससे कोई लिंक ही नहीं है तो हम बोल ही नहीं रहे तो ठीक है जो मर्जी डिसीजन ले, हमारी सेहत पे असर नहीं फर्क पड़ रहा।
ठीक, अक्सर हम लोग ये कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको डिसीजन मेकिंग में बैठाया जाता है कि आप बड़े हैं, आपने डिसीजन लेना है, फिर आप लायबल हो जाते हैं, फिर आप कमिटमेंट के साथ काम करते हैं कि आई एम इन्वॉल्व इन दैट पार्टिकुलर मैटर, इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन। तो इसी तरह से वो कहते हैं कि वो एम्प्लॉइज जो जिनके पास ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में उनकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू दोज जिनकी कमिटमेंट कम होती है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट कम होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, फोर्थ वन है, टोटल हमारे पास 9 थे, कोशिश करेंगे 5 हम लोग कर लें। रेप्लिकेबिलिटी अगेन हम लोग कर चुके हैं कि जितनी दफा मर्जी उसको रिपीट किया जाए अगेन एंड अगेन, रिजल्ट आपके वही है। अगर रिजल्ट वही है तो फिर आपकी ऑथेंटिसिटी जो एक्यूरेसी है, जो कंसिस्टेंसी है, रिलायबिलिटी है, हम कहेंगे रिसर्च इज वैलिड। ठीक है, एग्जांपल इसकी भी देख लें। स्टडी कंक्लूड, जो ऊपर हमने टेस्टेबिलिटी में निकाला, पार्टिसिपेंट इन डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कमिटमेंट। वही बात ऊपर वालों ने कर दी। We will place more faith and credibility in this finding and apply in similar situations। कहते हैं हमने इसको मुख्तलिफ सिचुएशन में अप्लाई किया कि वाकई ही वो एम्प्लॉइज जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो हाईली कमिटेड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कहते हैं जितनी दफा भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में सर्च किया यही सेम रिजल्ट निकले। ठीक है, ये वो हाइपोथेसिस है जो जनरलाइज्ड है। जनरलाइज का मतलब है ओवरऑल किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई की जाए, इसमें एक्यूरेसी पाई जाएगी, रेप्लिकेबिलिटी पाई जाएगी। कोई मसला यहाँ तक? एनीवन एनीवन कोई इशू है तो डिस्कस करें मुझसे। नो मैम। Every objective is attracted to the center of the art। सेकंड पॉइंट है to the extent that this does happen we will gain confidence in the। जब जितना ज्यादा हमारे रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप पेपर करते हैं और पेपर करके जब बाहर आते हैं तो आप वो बच्चा जिसने ठीक किया होता है, इसको पता होता है कि उसने पेपर ठीक है, वो वेरी कॉन्फिडेंट के ठीक है भाई मैं रिजल्ट ठीक है, मेरी जो मार्क्स आएंगे वो भी इस तरह से इसके अकॉर्डिंग आएंगे और बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। जो बच्चे वेरिएशन में होते हैं, पेपर दे के आए, पेपर बहुत अच्छा हुआ, जैसे रिजल्ट करीब आता है पास हो जाए बस, जैसे रिजल्ट करीब आता है बस अल्लाह मियां से दुआ है पास हम हो ही जाए। फिर जैसे रिजल्ट करीब मजीद आ जाता है, 1-2 दिन रह जाता है, फिर कहता है ये तुम्हारी सप्ली पक्की है। ठीक है, वो रिलायबिलिटी नहीं होती उसके अंदर। तो एक जो आप सोच लें कॉन्फिडेंट के साथ आप कहें कि ये मार्क्स इतने आएंगे, आपको पता है कि हमने रिसर्च की है, वो कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो जाए, कहीं पे पेपर चेक करने के लिए चला जाए, आपको पता है कोई भी टीचर का चेक कर ले आपकी क्लास टीचर के अलावा, आपने इतने मार्क्स देने हैं क्योंकि आपको पता है आपने बिल्कुल ठीक से पेपर किया। ठीक है, अब प्रिसाइज एंड कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। आपसे मैंने 6 डिस्कस किए हैं, 4 किए हैं डिस्कस अभी तक। एप्लीकेबिलिटी कर ली हमने, टेस्टेबिलिटी, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद पर्पस। 5 है, इसको हम करने के बाद इसको आज वाइंड अप करेंगे यहीं तक। ऑब्जेक्टिविटी हम लोग इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे ना, 6 हमारी पूरी हो जाएंगी। प्रिसाइज का वर्ड है समराइज फॉर्म में होना चाहिए, इतनी ज़्यादा लंबी या लेंथी नहीं होना चाहिए कि जो नेक्स्ट पढ़ने वाला रीडर है वो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, टू दी पॉइंट बात हो और क्वालिटी जो है ना वो आप रिसर्च प्रोड्यूस करें ना, और क्लोज टू द फाइंडिंग्स हो, रियलिटी के क्लोज हो। अगेन जैसे मैं कहती हूँ लेफ्ट साइड की बात हो राइट साइड पे आ जाए, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड पे ही है। ठीक है, इधर की बात है, जिस टॉपिक की बात हो रही है उसी के अंदर रहते हुए बात करें। ठीक है, आप एम्प्लॉयज कमिटमेंट की बात कर रहे हैं और आप जाके पहुंच गए एम्प्लॉयज की मोटिवेशन के साथ। ठीक है, तो मोटिवेशन बेसिक फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है, लेकिन फिलहाल आप उसी चीज पे रहें कि जो बेसिक जिस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। प्रिसाइज का मतलब एक तो क्लोज टू फाइंडिंग होनी चाहिए और रियलिटी पे बेस होनी चाहिए और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए। सुपरवाइजर की बात करें, क्लोज टू रियलिटी या क्लोजनेस। नंबर ऑफ प्रोडक्शन डेज लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कितने थे ड्यू टू एब्सेंटिज्म? 30 एंड 40। ठीक है, या एक्चुअली 35 थे लेकिन उन्होंने जब कह दिया 30 से 40 के बिटवीन थे, इट मींस क्लोज टू द फाइंडिंग्स के क्लोज बात के 30 या 40। ठीक है, प्रिसाइज की अगर हम लोग बात करें तो फेवरेबली का मतलब है कि अगर आप 20 से 25 की बात की है तो ये देखा जाए तो गैप इसमें काफी ज्यादा है, ये क्लोज टू फाइंडिंग है, क्लोज टू रियलिटी नहीं है। जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है कि जो प्रोडक्शंस में जो डिले हुआ है या प्रोडक्शंस कम हुई है ड्यू टू एब्सेंटिज्म इज ड्यू टू 30 से 40 डेज। ठीक है, और जो एक्चुअल जो रिजल्ट आए हैं वो 35, लेकिन आपने एस्टिमेशन क्लोज टू रियलिटी लगाया। ठीक है, दूसरे में देखें 20 से 50 आया तो ये क्लोज टू रियलिटी नहीं है, तो आपने उसको प्रेफर करना जो ज्यादा क्लोज टू रियलिटी हो। कॉन्फिडेंस की बात करें, प्रिसाइज एंड कॉन्फिडेंस, ये लास्ट हमारा टॉपिक है।
कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको, जैसे मैंने कहा, पेपर दे के निकले, आपको कॉन्फिडेंट है, जो मर्जी कर लें मेरे मार्क्स आने ही आने हैं, जिसको मर्जी पेपर दे दें मेरे मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस का मतलब है कि चांसेस क्या हैं, एस्टिमेशन ऑफ करेक्टनेस के, ठीक है, कि जितनी दफा मर्जी जैसे मर्जी चक्कर वाले मेरा पेपर बिल्कुल ठीक होगा। ये रिसर्च जो मैंने कंडक्ट की है, कोई कहीं पे भी चैलेंज कर दे इसको चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बिल्कुल ठीक की है, ठीक है। अच्छा, अब दैट इज नॉट मैरिली एनफ टू बी प्रिसाइज, बट इट आल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी कैन कॉन्फिडेंटली क्लेम दैट 95% ऑफ द टाइम आवर रिजल्ट वुड बी ट्रू, कि 95% क्या 99% भी कर लेना तो मेरे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आएंगे। दिस इज नोन एज कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेवल। जी, आज का लेक्चर है इतना ही। अभी आपके पास है 3 मिनट्स। हमने 6 हॉल मार्क्स को डिस्कस किया आज की क्लास में, और बाकी हमारे पास आई थिंक जो रिमेनिंग है वो 3 to 4 है, 9 टोटल थे आपके। तो अब आप आ जाएं, आपकी बारी है, और मुझे बताएं कि क्या करना है। कोई इशू है किसी को जो आज मैंने पढ़ाया है, ये मुश्किल कहीं पर लगी है समझने में, एग्जांपल्स में, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मैम यही पॉइंट दोबारा समझा देंगे दफा। कॉन्फिडेंस वाला, कॉन्फिडेंस का जी मैम। मतलब, कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जितने कॉन्फिडेंट है ना, अगर आपने एक चीज ठीक की है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि कोई कहीं से भी इसको टेस्ट कर लेगा ना तो आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत हैं ही नहीं। आपने एक बात की है, आपको पता है बिल्कुल सच है बात आपने जो की है, और आप कोई आप लेकिन आपको एक बंदा दूसरे पर्सन आके कह रहे हैं आपने एक बात गलत की है, तो आप कहते हैं ना जस्टिफिकेशन के लिए, ठीक है वो बंदे मेरे सामने थे, आप उनसे पूछ लें, उनके अलावा क्लास में इतने बंदे थे, इनसे पूछ लें, मैंने ऐसी ही बात की है। तो अगर आप करेक्ट होंगे ना तो फिर क्या होगा कि वो जिस मर्जी बंदे से जाके पूछ ले कि इसने ये बात की है, तो वो यही कहेंगे कि नहीं इसने ये बात नहीं की। तो आप अपनी जगह पे करेक्ट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है क्या, आपने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहा है कि मैंने जो बात की है मैं उसी पे स्टे कर रहा हूँ। पेपर के प्रोस्पेक्टिव में मैंने बात की है, पेपर करके आते हैं और आप पेपर देने के बाद आप कहते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, चाहे वो अपनी क्लास टीचर चेक करे या कोई और टीचर चेक करे या मेन कैंपस चेक करे, मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस होता है आपको कि आप इतने गेन कर लेंगे। तो बार बार अब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टिव में बात करें, एक हाइपोथेसिस आपने क्रिएट किया उसको, और एक जैसे कहा कि फर्म की परफॉर्मेंस वो है, अगर एब्सेंटिज्म कम हो जाएगी तो फर्म की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो एम्प्लॉयज जो कि डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनका जो फर्म के साथ कमिटमेंट लेवल है वो हाई होता है। वो जितनी दफा भी टेस्ट किया गया, जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में चेक किया गया, विद इन पाकिस्तान किया गया, आउट ऑफ पाकिस्तान किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे किया गया, वो यही सेम रिजल्ट निकले कि वो एम्प्लॉयज जिनका लिंक डिसीजन मेकिंग के साथ होता है, उन एम्प्लॉयज की कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में हम किन किन चीजों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं? ये बेटा जी पढ़ने वाला काम है, ये है काम पढ़ने वाला। आप लोग रिसर्च आर्टिकल को पढ़ेंगे, मैं कोशिश करूंगी, आज आपकी ये 2nd क्लास हो गई है, नेक्स्ट वीक ईद डेज में मैं एक ना यूट्यूब की छोटी सी क्लिप बना के ना जूम पे आपके ग्रुप में शेयर करूंगी। ये मत कहिएगा कि हमारी असाइनमेंट्स में शामिल नहीं है या हमारी असाइनमेंट्स में शामिल है, सीखने के प्रोस्पेक्टिव से करेंगे तो मैं आपके रिसर्च वर्क में इंक्लूड कर दूंगी। तो लर्निंग प्रोस्पेक्टिव में करें, पेपर को पढ़ना सीखें, पेपर पढ़ना किस तरह से है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि आप अभी से कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी हमारी इनिशियल है उसको चलने दें, मैं फिर आपको बताऊंगी। जितनी स्टडी आपकी होगी ना उतनी आपके पास ग्रिप होगी, ठीक है। बिजनेस और की मैम फील्ड ये जो मेथड वगैरह मेथडोलॉजी हम करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और पर्पस वगैरह सिलेक्ट करेंगे, ये ट्रिगर्स में मतलब कि नंबर्स में होगा या फिर स्टेटमेंट टाइप होगा? प्रॉब्लम हमारी या स्टेटमेंट के टाइम में होगी, इंट्रोडक्शन उस चीज के बारे में कंप्लीट, लिटरेचर क्या कहता है वो रिटन फॉर्म में होगा, लिटरेचर रिव्यू भी हिस्ट्री की तरह होती है, वो भी सारा आपका उसी फॉर्म में होगा। जब मेथोडोलॉजी का 3rd चैप्टर होता है हमारा, मेथोडोलॉजी पे जब हम लोग आते हैं